हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो और आपका वीडियो एक्सेसिबल है, इट इज़ ओके, सो दैट वी कैन स्टार्ट। सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। तो क्विकली कंफर्म कर दीजिए योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट इट। सो कर दीजिए कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सॉरी फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आज हम बात करेंगे मटेरियल अल्टरेशंस के ऊपर। मटेरियल अल्टरेशंस क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके इंस्टांसेस क्या क्या हैं, इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं और प्रोटेक्शन हमें कैसे मिलता है। तो ऑल दोज एस्पेक्ट्स वी शैल डिस्कस। सो मटेरियल अल्टरेशन, इसको हम डिफाइन कैसे करें। सो एन अल्टरेशन इन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अल्टरेशन। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है और डिमांड ड्राफ्ट है। तो एन अल्टरेशन इन द इंस्ट्रूमेंट इज मटीरियल which substantially alters the instrument and liabilities of the parties to it, which substantially alters the instrument and the liabilities of the party to it, irrespective whether alteration is beneficial or prejudicial to the payee. So material alteration हम किसको कहेंगे? कोई भी ऐसा चेंज, कोई भी ऐसा अल्ट्रेशन जो इंस्ट्रूमेंट को आल्टर कर देता है सब्सटेंशियली, और जिससे जो पार्टीज की लायबिलिटीज हैं वो भी आल्टर हो सकती हैं। तो उस प्रकार की अल्ट्रेशन को हम कहेंगे मटेरियल अल्ट्रेशन। इसको फर्दर क्लैरिफाई किया है कोर्ट केस ने। एनी चेंज इन द इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज होता है, दैट हैज इफेक्ट ऑफ स्पीकिंग ए डिफरेंट लैंग्वेज इन लीगल टर्म्स फ्रॉम दैट विच इट ओरिजिनली स्पोक। तो अगर चेंज के बाद इंस्ट्रूमेंट कोई ऐसी भाषा बोलनी शुरू कर देता है जो ओरिजिनली नहीं बोली गई थी, और विच चेंजेस लीगल आइडेंटिटी और कैरेक्टर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इधर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द पार्टीज, सो उसको हम कहेंगे मटेरियल अल्ट्रेशन। सो अगर इंस्ट्रूमेंट कोई और भाषा बोलना शुरू कर दे, ये और भाषा बोलना शुरू कर दे, इसका सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो ये एक चेक है, सो पे टू एक्स और ऑर्डर। अगर इसको आल्टर करके केमिकली या अदरवाइज ये कर दिया जाए पे टू एक्स और बेरर, तो लीगली इसमें अब क्या चेंज आ गया? क्या ये अब कोई अलग भाषा बोलना शुरू कर दिया इसने, इंस्ट्रूमेंट ने? यस, व्हाट डू यू थिंक? अगर पे टू एक्स और ऑर्डर चेक को पे टू एक्स और बेरर बना दिया जाए तो कोर्ट के इस डिसीजन के मुताबिक ये अलग भाषा बोलना शुरू हो गया है। तो ये अलग भाषा क्या बोल रहा है? तो ये अलग भाषा बोल रहा है कि पहले हमने जिसको पेमेंट करना था
उसकी पहचान लेके पेमेंट करना था, लेकिन अब हम उसकी पेमेंट बगैर पहचान लिए कर पाएंगे। तो ये जो ओरिजिनल लैंग्वेज था, ओरिजिनल जो डायरेक्शन था, तो यहाँ पे जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, दिस इज नॉट मियरली लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज का मीनिंग है डायरेक्शन ऑफ द ड्रॉयर। जो ड्रॉयर की डायरेक्शन थी वो पहले कुछ और थी, अब ड्रॉयर की डायरेक्शन कुछ और हो गई। तो अगर इसको इस प्रकार से मॉडिफाई किया जाए, चेंज किया जाए, आल्टर किया जाए, तो ये बन जाता है मटेरियल अल्ट्रेशन। तो आई एम श्योर कि मटेरियल अल्ट्रेशन क्या है, नाउ वी हैव टोटल क्लैरिटी ऑन दैट। और अगर ऐसा है तो क्विकली टाइप कर देंगे NQ, नो क्वेश्चन। तो फटाफट कंफर्म कर दीजिए बाय टाइपिंग NQ, सो दैट आई कम टू नो एंड आई विल प्रोसीड फर्दर कि अब यहां तक आपको मटेरियल अल्ट्रेशन अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सो कर दीजिए क्विकली कंफर्म। ए मटीरियली अल्टर्ड चेक में बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। अगर एक चेक मटीरियली अल्टर्ड है तो उसको कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है कि वो एक वॉइड और एक नल, मीन्स वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी वो कैंसल मान लिया जाएगा। तो ये है कोर्ट का। It should be ensured that any material alteration is made with consent or authority of the drawer and is confirmed by his or her signature. अगर किसी चेक में कोई मटेरियल अल्ट्रेशन करनी भी हो तो ये अल्ट्रेशन विद कंसेंट और अथॉरिटी ऑफ द ड्रॉयर की जानी चाहिए और वो उसे कंफर्म करे अंडर द सिग्नेचर्स। तो एनी मटेरियल अल्ट्रेशन इट मस्ट बी मेड विद कंसेंट और अथॉरिटी ऑफ द ड्रॉयर, और उसके लिए उसे साइन करने होंगे, इनिशियल्स नहीं। इनिशियल्स नॉट, साइंस यस। और फॉलोइंग इंस्टांसेस ऑफ मटेरियल अल्ट्रेशन मे बी कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट। तो कुछ इंस्टांसेस हम नोट करेंगे मटेरियल अल्ट्रेशन के जिनको इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। वो हमारे इंस्टांसेस कौन कौन से हैं विच आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट। अल्ट्रेशन इन डेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की डेट में चेंज कर देना, सो विच माइट अफेक्ट हेस्टनिंग और डिलेइंग द टाइम ऑफ पेमेंट, जिससे पेमेंट का टाइम चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक इंस्ट्रूमेंट है 28 फरवरी का, तो इसका पेमेंट 28 फरवरी को ही लिया जा सकता है, उससे पहले नहीं लिया जा सकता। पेमेंट लेने के लिए अगर चेंज करने वाला इसकी डेट 8 फरवरी कर देता है बाय सम केमिकल इफेक्ट, तो ये हो जाएगा मटेरियल अल्ट्रेशन, क्योंकि उसने पेमेंट इंटेंडेड डेट से पहले लेने की वो कोशिश कर रहा है। ड्रॉयर चाहता है कि इसका पेमेंट 28 फरवरी से पहले ना हो, लेकिन ये पेमेंट लेने की कोशिश करता है 8 फरवरी को। और ऐसे ही अगर 8 फरवरी का एक चेक है साइंड और इसकी पेमेंट एक्सपायरी बन जाएगी हमारी 8 ऑफ मे, लेकिन 8 मे को पे इसकी पेमेंट 8 मे तक नहीं ले पाता फॉर सम रीजन, और इसको वो चेंज कर देता है 28 ऑफ मे, यानी 28 ऑफ फरवरी इसकी डेट कर देता है। तो अब उसने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया वैलिडिटी का। तो अगर इस प्रकार से कोई अल्ट्रेशन किया जाएगा तो उसको मटेरियल अल्ट्रेशन माना जाएगा, सो इट विल बी ट्रीटेड
material alteration. Now second, alteration in the name of the payee. पेई के नाम में अल्ट्रेशन कर देना. तो अल्ट्रेशन इन द नेम ऑफ पेई, पेई के नाम में अल्ट्रेशन कर देना. सो दिस कुड बी फॉर एनी बेनिफिट, ये किसी भी बेनिफिट के लिए ऐसा किया जा सकता है. देन अल्ट्रेशन ऑफ अमाउंट, अमाउंट में अल्टर कर देना. So there was a check of rupees 8,000. Amount was written like this. तो अमाउंट के साथ ऐसा नहीं किया गया. और फिगर्स में ये था 8. अल्टर करने वाले ने यहां y लगा दिया और यहां 0 लगा दिया. तो इट इज मटीरियल अल्ट्रेशन. और ये एक कॉमन फॉर्म है फ्रॉडुलेंट अल्ट्रेशंस का. अक्सर ऐसा कर देते हैं लोग. तो ये भी मटेरियल अल्ट्रेशन हो गया. तो डेट में चेंज कर देना, पे के नाम में चेंज कर देना, अमाउंट में चेंज कर देना, या ऑर्डर चेक को बेरर बना देना. अल्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर चेक टू बेरर चेक. सो व्हेन इट इज पेएबल टू ऑर्डर, तो हम आइडेंटिटी लेकर के पेमेंट करेंगे. व्हेन इट इज पेएबल टू बेरर, नो नीड टू टेक एनी आइडेंटिटी. तो इसलिए इसको भी मटेरियल अल्ट्रेशन माना जाएगा. तो इसके अलावा अल्ट्रेशन ये भी मटेरियल मानी जाएगी. तो अल्ट्रेशन ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग टू जनरल क्रॉसिंग. स्पेशल क्रॉसिंग के अंदर पेमेंट वही बैंक ले सकता है जिसकी फेवर में क्रॉसिंग है, और जनरल क्रॉसिंग की केस में पेमेंट कोई भी बैंक ले सकता है, यानी रिलैक्स कर दिया कंडीशन को. सो स्पेशल क्रॉसिंग को जनरल क्रॉसिंग में कन्वर्ट कर देना. एंड वन मोर, क्रॉसिंग को कैंसिल कर देना. ये भी मटेरियल अल्ट्रेशन है. बिकॉज अगर चेक क्रॉस्ड है तो पे उसका कैश पेमेंट नहीं ले सकता, और अगर क्रॉस्ड नहीं है, उसकी क्रॉसिंग को अल्टर कर दिया, तो पे कैश में उसकी पेमेंट ले सकेगा. तो आई होप ये सारे के सारे इंस्टांसेस हमने नोट कर लिए हैं और अंडरस्टैंड कर गए हैं कि व्हाट इज मटेरियल अल्ट्रेशन एंड व्हाट आर द इंस्टांसेस. Where alteration is not apparent. और इससे पहले कौन कौन सी अल्ट्रेशंस हैं जिनको मटेरियल नहीं माना जाता, वो नोट कर लेंगे. अल्ट्रेशंस विच आर नॉट मटेरियल. सो फर्स्ट, बेरर को ऑर्डर बना देना. पेएबल बेरर चेंज टू पेएबल ऑर्डर. सेकेंडली, अनक्रॉस्ड के ऊपर क्रॉसिंग कर देना. देन जनरल क्रॉसिंग को स्पेशल क्रॉसिंग में कन्वर्ट कर देना, या अमाउंट, डेट, पे का नाम अगर पहले से नहीं तो उसको फिल कर देना. तो ये सारी की सारी
मटेरियल अल्ट्रेशन में नहीं आएंगी। सो बेरर को ऑर्डर में कन्वर्ट कर देना, अनक्रॉस्ड को क्रॉस कर देना, जनरल क्रॉसिंग को स्पेशल क्रॉसिंग बना देना, अमाउंट, डेट और पे फिल नहीं किए हुए उनको फिल कर देना। तो ये सारी की सारी अल्ट्रेशंस मटेरियल नहीं मानी जाएंगी। और लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि अगर अल्ट्रेशन मटेरियल नहीं है तो वी कैन पे द चेक, तो हम उसका पेमेंट कर सकते हैं। और अगर अल्ट्रेशन मटेरियल है तो देन वी कैन नॉट पे। और CIV वाले नोट कर लेंगे कि ये सेक्शन 87 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, कि अगर अल्ट्रेशन मटेरियल है तो वी विल नॉट पे, अगर अल्ट्रेशन नॉन मटेरियल है तो वी कैन पे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वेयर अल्ट्रेशन इज नॉट एपरेंट, जहां पे अल्ट्रेशन विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रही, तो उस केस में लीगल पोजीशन क्या है? सो देयर इज अल्ट्रेशन बट अल्ट्रेशन इज नॉट विजिबल। तो लीगल पोजीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 89 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, so this section deals with cases where payment is made by the bank on presentation of instrument which is forged by alterations which are not apparent। तो अगर हम किसी ऐसे चेक का पेमेंट कर देते हैं जिसे मटीरियली आल्टर किया गया है, तो उस केस में हमारी लीगल पोजीशन क्या बनती है? तो सेक्शन 89 हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट पेमेंट ऑफ चेक्स विच आर मटीरियली आल्टर्ड। और इस प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द कंडीशन। सो वेयर ए चेक हैज बीन मटीरियली आल्टर्ड बट डज नॉट अपीयर टू हैव बीन सो आल्टर्ड, डज नॉट अपीयर सो आल्टर्ड, अगर हमने उसका पेमेंट कर दिया तो हम उस पेमेंट के लिए लायबल नहीं होंगे। सो वी विल गेट डिस्चार्ज्ड। अगर वो नजर नहीं आती तो हमारी लायबिलिटी पेमेंट के लिए नहीं होगी। सो दिस इज सेक्शन 89। यानी सेक्शन 89 हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ में वो कंडीशन भी लगा देता है कि अगर अल्ट्रेशन नजर आ रही है, इफ इट अपीयर्स टू बी, then we don't get a protection, but if it does not appear to have been so altered, so we get discharged, so we do not have a liability for that। I hope this aspect is very very clear। तो इस प्रकार की पेमेंट को कोर्ट्स क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये था पेपर चेक की बात। अगर इसी प्रकार का चेक इलेक्ट्रॉनिक इमेज है ट्रंकेटेड चेक का, तो पोजीशन क्या है? तो वो भी नोट कर लेंगे। ट्रंकेशन के केस में क्या होगा? Where check is electronic image of a truncated check, any difference in apparent tenor of such electronic image and truncated check shall be material alteration। तो अगर ये ट्रंकेटेड चेक का इलेक्ट्रॉनिक इमेज है और उस इमेज में और पेपर चेक में अगर किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नजर आता है तो फिर उसको मटीरियल अल्ट्रेशन माना जाएगा। So if there is any difference in apparent tenor between its image and check, so truncated check है, एक पेपर चेक है जिसको ट्रंकेट किया गया है,
वो डिफरेंस जो है उसको मटेरियल अल्ट्रेशन माना जाएगा, सो दैट डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज मटेरियल अल्ट्रेशन। तो इसको अवॉइड करने के लिए it will be duty of the collecting bank or the clearing house to ensure exactness of the apparent tenor of electronic image with the truncated check। तो ये सुनिश्चित करना होगा कलेक्टिंग बैंक को या क्लियरिंग हाउस को कि जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेजा जा रहा है वो एग्जैक्ट वही है जो ट्रंकेटेड चेक में है। तो दिस इज ड्यूटी ऑफ collecting bank or clearing house। So I hope everything is very clear so far। तो क्विकली स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर देंगे। For an altered check to be treated as void, erroneous or fraudulent alteration made therein should be visible to naked eye। तो वो कहता है अगर किसी चेक को आल्टर किया गया है तो उसको वो अल्ट्रेशन अगर नेकड आई को नजर आती है तो ही हम उसको प्रोटेक्शन से बाहर करेंगे, और अगर वो नेकड आई को डज नॉट अपीयर टू हैव बीन सो आल्टर्ड तो फिर बैंक को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। चलिए अल्ट्रेशंस के बाद अब हम बात करेंगे चेकों की कलेक्शन का। सो कलेक्शन ऑफ ए चेक। कलेक्शन ऑफ चेक को लेकर के लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक इंपॉर्टेंट एरिया है। सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी स्टूडेंट्स से कि वो सभी कंफर्म करेंगे कि उन्होंने हर चीज़ यहाँ तक अंडरस्टैंड कर ली है। अभी थोड़ी कन्फर्मेशंस आई हैं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू शुड कन्फर्म। तो मैं वेट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा था कि आप कंप्लीट कर देंगे बट इट हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कन्फर्मेशन बाय वे ऑफ पोस्टिंग स्माइलिंग आइकन। ऑल ऑफ यू जितने भी स्टूडेंट क्लास में हैं वो सभी पोस्ट कर देंगे स्माइल्स को। सो आई वेट फॉर दैट। उसके बाद फिर मैं कलेक्शन ऑफ चेक को शुरू करता हूं। हम सेशन का बेनिफिट लेने को तो तैयार हैं, लेकिन उसमें हमें फ़ायदा हो रहा है ये बताने में पता नहीं हम क्यों हिचकिचाहट करते हैं। वाई वी आर हेजिटेंट। सिंपली बताने में कि उससे हमें बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट उसका लेते हैं लेकिन हम बताते नहीं उसको। सो कलेक्शन ऑफ चेक को लेकर के कलेक्टिंग बैंक की ड्यूटीज क्या क्या हैं। सो व्हाट आर ड्यूटीज ऑफ द कलेक्टिंग बैंक। बैंक विच कलेक्ट्स पेमेंट ऑफ द promissory note, bill of exchange, check or any similar instrument like dividend, warrant etc. for or on behalf of the customer। तो बैंक जो कलेक्ट कर रहा है प्रोमिसरी नोट का पेमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट, चेक का पेमेंट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट जैसे डिविडेंड वारंट है, तो दिस इज डन फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये बताता है कि एट दैट टाइम बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या होता है। व्हाट इज बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप एट दैट टाइम। तो ये रिलेशनशिप होता है क्रेडिटर और डेटर का, सॉरी एजेंट एंड प्रिंसिपल का। तो बैंक उसमें होता है एजेंट और कस्टमर उसमें होता है प्रिंसिपल। सो बैंक अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, बैंक इज डूइंग इट फॉर द कस्टमर। It may be held liable to true owner of the check for wrongful conversion if he collects a check for a person who has no title।
अगर बैंक किसी ऐसे पर्सन के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को कलेक्ट करता है जो उसका ट्रू ओनर नहीं है, तो बैंक की लायबिलिटी ट्रू ओनर के प्रति हो जाएगी। So bank may be held liable to the true owner if a check is collected for a person who has no right to it। अगर पर्सन उस पर्सन के लिए बैंक कलेक्शन कर लेता है जिसका कोई राइट नहीं है, तो उसके लिए बैंक को लायबल माना जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वर्जन। इसको हम कन्वर्जन कहते हैं। सो एक्स का चेक किसी दूसरे एक्स के लिए कलेक्ट कर लेना, या एक्स का चेक जेड के लिए कलेक्ट कर लेना, तो असल ओनर एक्स है, इसको किसी दूसरे एक्स के लिए कलेक्ट कर लेना या जेड के लिए कलेक्ट कर लेना, तो इसके लिए बैंक लायबल होगा एंड दिस विल बी नोन एज कन्वर्जन। तो हम इसको कहेंगे कन्वर्जन। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कन्वर्जन क्या होता है, व्हाट इज कन्वर्जन। सो कन्वर्जन मीन्स कलेक्टिंग ए चेक फॉर ए पर्सन हु हैज नो राइट ओवर दैट इंस्ट्रूमेंट। सो कन्वर्जन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सो कन्वर्जन अनलॉफुल इंटरफेरेंस है विद अनदर पर्सन's प्रॉपर्टी which is not consistent with owner's right of possession। So conversion क्या है, unlawful interference है। किसी और का चेक हमने किसी और के लिए कलेक्ट किया, अनलॉफुली इलीगल तरीके से हमने इंटरफियर किया किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी में, तो इसको कहते हैं कन्वर्जन। तो ये लॉ का डेफिनेशन है कन्वर्जन के लिए, और ये एग्जाम्पल है यहाँ पे। सो ऊपर वाले पैराग्राफ में ये एग्जाम्पल है और ये उसका डेफिनेशन है कि कन्वर्जन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है, क्विकली वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। डू इट क्विकली। और कलेक्शन ऑफ चेक में अगर कन्वर्जन हो जाता है तो उसमें प्रोटेक्शन अवेलेबल है। वो प्रोटेक्शन किस केस में अवेलेबल है, उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, तो इसको हम आज नहीं नेक्स्ट लेसन में डिस्कस कर सकते हैं। तो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देना जिन जिन का रहता है, और मैं इस सेशन को वाइंड अप करता हूं। और आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। सो लगातार स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस टाइप करते हैं। तो अगर आपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप नहीं भी किया है, सब्सिक्वेंटली आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं और इनको सूटेबली हम रिप्लाई कर देंगे इन द टाइम्स टू कम। तो चलिए अब आज के सेशन को वाइंड अप किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।